अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आई डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज। सियालकोट से रावलपिंडी मोटरवे यानी M13 मोटरवे को 4 लेन से 6 लेन करने के ऊपर काम का आगाज हुआ है, क्योंकि इस इलाके के अंदर बड़े अहम शहर आ रहे हैं और उनसे आने वाली ट्रैफिक की वजह से खदशा ये है कि बहुत जल्द ये चौक हो जाएगी। बड़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि लाहौर सियालकोट रावलपिंडी मोटरवे लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे की निस्बत तकरीबन 90 किलोमीटर शॉर्ट होगी। 1 घंटा मुसाफत में कमी वाक़ई होगी और इसके ज़रिए हमारा जो वो एक अहम शहर सियालकोट का एक एक्सपोर्ट हब जो हमेशा से मेन लाइन से दूर रह जाता है, वो नेशनल ग्रिड के साथ, नेशनल मोटरवे के साथ अटैच हो जाएगा। इस अहम खबर को डिस्कस करेंगे। जबकि आज की दूसरी खबर, लाहौर में पहली इलेक्ट्रिक ट्राम चलाने की मंजूरी दी गई है। एक ऐसी इलेक्ट्रिक ट्राम जो कि लोगों को बड़ी तादाद में एक जगह से दूसरी जगह बहुत कम किराए में ट्रांसपोर्ट कर सकेगी। इस खबर को प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं आज की सबसे अहम खबर। लाहौर सियालकोट रावलपिंडी मोटरवे मुख्तलिफ फेजेस के अंदर मुकम्मल हो रही है। लाहौर से सियालकोट तक का 103 किलोमीटर पैच मुकम्मल है, ऑपरेशनल है। सियालकोट से खारियां तक का 69 किलोमीटर का अंडर कंस्ट्रक्शन है, जबकि खारियां से लेकर रावलपिंडी तक का 117 किलोमीटर ट्रैक अब 4 की बजाय 6 लेन्स पर मुश्तमिल होगा, क्योंकि इस रूट के ऊपर बहुत अहम शहर आते हैं। इसमें खारियां, गुजरात का लोड आएगा, फिर जेहलम, मंगला, दीना, सुहावा, गुजर खान, मंदरा और अवान। अब 170 अरब रुपए के इस पैच के ऊपर, जो कि M13 मोटरवे कहलाती है, इसको एक्सपैंड किया जाएगा ताकि अगले 50 साल की ट्रैफिक की ज़रूरियात को कैटर किया जा सके। अब ये जो लाहौर सियालकोट रावलपिंडी मोटरवे है, इसकी टोटल लेंथ होगी 290 किलोमीटर, जबकि लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे जो M2 मोटरवे है उसकी लेंथ है 375 किलोमीटर। तो जिन लोगों ने लाहौर से रावलपिंडी शहर जाना होगा उन्हें 90 किलोमीटर की बचत होगी, क्योंकि पहले वो लोग इस्लामाबाद जाते हैं और वहां से एक लंबा रूट लेकर रावलपिंडी आते हैं। फिर 1 घंटे की मुसाफत कम होगी, क्योंकि इस लाहौर सियालकोट रावलपिंडी मोटरवे के ऊपर हमारी कलर कहार की वो पहाड़ियां नहीं आएंगी जहां पर जाकर आपको स्पीड बहुत ज़्यादा रिड्यूस करनी पड़ जाती है। तो इससे पाकिस्तान को सालाना अरबों रुपए की फ्यूल की बचत भी होगी, जो लोग फ्यूल कम इस्तेमाल करके इन शहरों में जा सकेंगे। अभी इस मोटरवे का जो पैच सियालकोट से खारिया तक अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो 1 साल की ताखीर का शिकार है, क्योंकि जब इसकी इनिशियल जो वर्किंग हुई थी, फिजिबिलिटी हुई थी, उस वक्त उन्होंने जो दरिया चनाब के ऊपर पुल बनाने का फैसला किया था, वो बड़ी ख़तरनाक लोकेशन पे था। किसी सैलाब की सूरत में उस पुल ने बह जाना था। अब उसकी लोकेशन चेंज की गई है, तो मज़ीद 16 देहात से ये मोटरवे गुजरेगी। उन देहात में से ज़मीन ख़रीदना, उन्हें मार्केट रेट देना, लोगों को राज़ी करना एक मसला बना हुआ है। तो ये जो पैच है खारियां से सियालकोट तक का, ये 1 साल ताख़ीर का शिकार हुआ है। उम्मीद है ये अगले साल 2025 में मुकम्मल होगा, जिसने इस साल 2024 में मुकम्मल हो जाना था। उसमें से 34 किलोमीटर का पैच ऐसा है जिस पर कंस्ट्रक्शन हो रही है। 35 किलोमीटर का वो पैच है जिसके अंदर 16 देहात में से इस मोटरवे ने गुजरना है। अभी उसके लिए लैंड खरीदी जा रही है। अब ये मोटरवे गुजरात शहर के मज़ीद करीब से गुजरेगी। पहले गुजरात से थोड़ा दूरी पे थी, फिर जलालपुर जो शहर है अहम, वो भी इससे बहुत करीब हो गया है। तो मोटरवेज का नेटवर्क पाकिस्तान में आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है। अब हुकूमत को चाहिए कि इन मोटरवेज के साथ साथ इंडस्ट्रियल सिटीज़ भी डेवलप करे, क्योंकि पाकिस्तान के पास रोड्स का नेटवर्क बहुत अच्छा हो गया है। जिस चीज़ की अब कमी है वो हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग हब की कमी है। अगर हम चीज़ें बनाएंगे तो इन मोटरवेज को इस्तेमाल करके दुनिया भर में एक्सपोर्ट करेंगे, जो इन मोटरवेज को बनाने का पहला ख्वाब था। नवाज शरीफ ने जब इन मोटरवेज को बनाने का आगाज़ किया तो ये कहा था कि इसके ज़रिए हम अफगानिस्तान तक, सेंट्रल एशिया तक जाएंगे। तो अगर हम पाकिस्तान में कुछ प्रोड्यूस ही नहीं कर रहे होंगे या इस कदर महंगा प्रोड्यूस कर रहे होंगे कि लोगों की अफोर्डेबिलिटी में नहीं होगा, तो इन मोटरवेज का, इन बेहतरीन नेटवर्क का कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब सियालकोट का शहर हमेशा से एक साइड पर रह जाता था अपनी लोकेशन की वजह से। अब लाहौर सियालकोट मोटर की वजह से वो लाहौर से कनेक्ट हो गया है। अब जब ये सियालकोट से आगे रावलपिंडी तक कनेक्ट होगी तो सियालकोट डायरेक्ट रावलपिंडी के साथ कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन अब इसके दरमियान जो मैन्युफैक्चरिंग हब हैं उन्हें सस्ती बिजली चाहिए, उन्हें कंटिन्यूस गैस सस्ती चाहिए, फिर लेबर की ट्रेनिंग
नए मेयार के मुताबिक करनी चाहिए। पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा इशू ये भी आ रहा है कि हमारी लेबर के रवैये इंटरनेशनल मेयार के नहीं हैं। वो एक हफ्ता काम करते हैं, 2 दिन छुट्टियां कर लेते हैं। तो हमारी लेबर को भी ट्रेन करने की ज़रूरत है ताकि वो उसी तरह काम करें, उसी तरह की प्रोडक्टिविटी दे जिस तरह की चाइना की लेबर देती है। अगर 8 घंटे की शिफ्ट में उनकी 1 घंटे की ऑफ है तो वो सिर्फ 60 मिनट 1 घंटे की ऑफ लेंगे, 1.5 घंटे की ऑफ नहीं लेंगे। यही वजह है कि चाइना इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा तेज़ी से डेवलपमेंट कर रहा है और हर जगह छाया हुआ है। आइए डिस्कस करते हैं आज की दूसरी अहम खबर की जानब। लाहौर में पहली इलेक्ट्रिक ट्राम चलाने की मंजूरी दी गई है और इसकी फिजिबिलिटी स्टडी फौरी तौर पर मुकम्मल करने के अहकाम जारी किए हैं। वैसे इलेक्ट्रिक ट्राम की पहली मंजूरी जो है वो उस्मान बुज़दार ने अपने दौर में दी थी, लेकिन उस वक्त से अब तक फिजिबिलिटी मुकम्मल नहीं हुई। एलडीए ने उसी पुरानी अंडर कंस्ट्रक्शन या अंडर डॉक्यूमेंटेड फिजिबिलिटी को कपड़ा शपड़ा मारकर सीएम पंजाब को पेश कर दिया ताकि वो खुश हो जाए। अब इलेक्ट्रिक ट्राम गुलबर्ग के एरिया में ठोकर न्याज बेग से लेकर जल्लो मोड़ तक और ठोकर से लेकर सुंदर तक चलाई जाने की इब्तदाई प्रपोजल है। गुलबर्ग में यह हाली रोड, मेन मार्केट, मिनी मार्केट, मेन बुलीवार्ड पर चलेगी। फिर ठोकर न्याज बेग से जल्लो मोड़ तक का जो 22 किलोमीटर का ट्रैक है उसके ऊपर चलाने का एक प्रपोजल है और हर 1 किलोमीटर के बाद इसके ऊपर एक स्टॉप होगा और फिर ठोकर न्याज बेग से सुंदर तक मांगा मंडी तक इसे चलाया जाएगा। इसके अलावा एक और फिजिबिलिटी भी है पैसे बनाने के लिए, वो है ठोकर न्याज बेग से जल्लो मोड़ तक एक एलिवेटेड 10 फुट ऊंचा एक पुल बनाकर, जिस तरह लाहौर की ओरिएंट लाइन मेट्रो है उस तरह इसे चलाया जाए। उस पर 50 अरब रुपए फिलहाल लागत आएगी। तो मेरे ख्याल से उसका मकसद नहीं है कोई भी। क्यों? इलेक्ट्रिक ट्राम, ये ट्राम्स की खासियत ये होती है कि ये आम मेन रोड के ऊपर ही चल सकती हैं। इनका एक साथ ट्रैक बना दिया जाता है। दुनिया भर में अगर आप स्क्रीन पर भी देख रहे हो तो ये इलेक्ट्रिक ट्राम्स आम मेन रोड पर गाड़ियों के साथ चल रही होती हैं। सिर्फ इनका एक छोटा सा ट्रैक होता है। इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं होती, इस वजह से हादसात अगर खुदा न खास्ता हो भी तो इतने जानलेवा नहीं होते हैं। फिर लोगों का चढ़ना उतरना बहुत आसान होता है। आप तो समझते हैं कि जो एलिवेटेड मेट्रो बसेस या मेट्रो ट्रेन होती हैं वहाँ तक बुजुर्गों का, बूढ़े लोगों का या माजूर लोगों का, खवातीन का पहुँचना मुश्किल हुआ करता है। इसीलिए इलेक्ट्रिक ट्राम दुनिया में पसंद की जा रही हैं। एक ये आम जो बस है, इलेक्ट्रिक बस है, उससे 2-3 गुना ज़्यादा मुसाफिर एक टाइम पर ट्रांसपोर्ट कर सकती है। फिर इसकी कॉस्ट कम आती है, फी मुसाफिर ये कम एनर्जी पे ट्रांसपोर्टेशन कर सकती है। इसके लिए उतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर या गेटेड या एलिवेटेड के साथ साथ वो जंगले लगाने की ज़रूरत नहीं होती जिस तरह मेट्रो बस के जंगले लगे हुए हैं। ये वो वजूहात हैं जिनकी वजह से इलेक्ट्रिक ट्राम्स पसंद की जाती हैं, यूटिलाइज़ की जाती हैं। अगर पाकिस्तान में आती है तो एक अच्छा इनिशिएटिव होगा। लाहौर के अंदर लोगों को एक अच्छी ट्रांसपोर्ट मिलेगी और फिर लाहौर के मुख्तलिफ रूट्स जो हैं, जैसे आप समझ लीजिए ओरिएंट लाइन ट्रेन ठोकर से शुरू होती है, इसी तरह रास्ते में इसे रेड लाइन जो मेट्रो बस की है वो फिरोजपुर रोड पर टच करेगी, आगे जाके मुख्तलिफ बसेस के रूट्स टच करेंगे। तो एक इंटीग्रेटेड निज़ाम जो है लाहौर के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का वो मारज़ वजूद में आ सकता है। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। सजेशंस, आरा को हम हमेशा वेलकम करते हैं। आप अपनी फीडबैक ज़रूर दिया करें और चीज़ों को पॉजिटिव पैराए में देखा करें, क्योंकि अगर हम पॉजिटिव पैराए में लेंगे तो हमारे अंदर पॉजिटिविटी आएगी, हमारी तबीयत बहाल रहेगी, हम खुश रहेंगे और हम अच्छे तरीके से चीज़ों को देखेंगे तो फैसले लेने में भी बेहतरी आएगी। तो ये था आज का एपिसोड। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।